नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी का लिखा उपन्यास निष्कासन भाग 2। अब इस बात का जवाब मेरे पास क्या था। मैं चुपचाप उठकर कमरे की चीजें करीने से रखने का नाटक करने लगी। मेटल पीस पर रखी हुई साईं बाबा की मूर्ति को हाथ में लेते ही मैंने अनायास गुड़िया की ओर देखा। वह आपलक मूर्ति को निहार रही थी। उसकी आंखों में पता नहीं क्या क्या तेराया था। जो व्यक्ति परसों दुनिया का सबसे कुत्सित प्राणी था, मरने के बाद फिर से अपने पुराने रूप में याद आ रहा था। वह मूर्ति पिछले साल गंगाधर ही लाया था। वे दोनों मियाँ बीवी शिरडी गए हुए थे। लौटते हुए विधु के लिए यह मूर्ति लाए थे। उसने उसे बेडरूम में ही रख छोड़ा था ताकि सुबह पहले उन्हीं के दर्शन हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने मूर्ति उठाकर सेफ में बंद कर दी। गुड़िया ने कुछ ऐसी दृष्टि से मुझे देखा कि मैं स्वयं को अपराधी अनुभव करने लगी। मुझे लगा कि जब तक वे गंगाधर के स्नेहमय रूप को याद करती रहेगी, स्वयं को इसी तरह उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी गिनती रहेगी। इस स्थिति से उसे उबारने के लिए मैंने जैसे अपने आप से कहा, मरने वाले की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छा ही हुआ जो अपनी मौत चला गया। नहीं तो शायद मुझे ये काम करना पड़ता। मैंने बिल्कुल झूठ भी नहीं कहा था। उस दिन सचमुच इतना ही क्रोध आ गया था मुझे, पर उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद ये कथन बड़ा बेसुरा लग रहा था। मैंने स्पष्ट देखा कि विधु ने घृणा से मुंह फेर लिया और तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोती रही। उसे सांत्वना दे सकूं इतना भी साहस तब न रहा। शाम तक उसकी कई सहेलियां आकर हालचाल पूछ गई। हर बार मुझे डर लगता रहा कि ये कहीं ऊल जलूल ना बक दे। खासकर लता जब आई तो मैं वहीं जमकर बैठी रही। लता उसकी सबसे अंतरंग सखी थी। लता से ज़्यादा खतरा मुझे उसकी माँ से था। चलती फिरती सूचना केंद्र थी। उसके कानों तक बात पहुंचने भर की देर थी। 24 घंटे के अंदर अंदर विधु का नाम शहर में मशहूर हो जाता। जितनी देर लता बैठी रही, गुड़िया ने एक बार भी मुंह नहीं खोला, बस आंख बंद किए चुपचाप लेटी रही। वह उसके सिर पर हाथ फेरती रही। 3-4 दिन तो ये क्रम चला, फिर वह भी बोर हो गई। आखिर थी तो बच्ची ही। चौथे दिन जब मैं उसे छोड़ने बाहर तक गई तो बोली, क्या बात है आंटी, विधु तो एकदम गुमसुम सी हो गई है। तबीयत तो अब ठीक है ना? घर में बैठे बैठे ऊटपटांग बातें सोचा करती है ना। तुम लोग कोई पिक्चर का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाती? परीक्षा के बाद देखने की बात थी ना, मैंने सुझाया। थी तो, पर हम लोगों ने सोचा कल चले जाएंगे। उसके साथ सिनेमा का प्रोग्राम तय करके मैंने गुड़िया को सूचना दी। पिक्चर के नाम से हमेशा उछल पड़ने वाली वे गंभीर बनी बैठी रही। मैंने उन लोगों से वादा कर लिया है गुड़िया। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, तुम भी साथ चलोगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं लड़कियों के बीच अच्छी लगूंगी क्या? और फिर मेरा फिलहाल पिक्चर जाना वैसे भी शोभा नहीं देगा। और मुझे शोभा देता है, उसने तीखी दृष्टि से बींधते हुए कहा। बात वहीं समाप्त हो गई। किसी तरह उसकी सहेलियों को समझाया जा सका। धीरे धीरे उन लोगों का आना भी कम हो गया। करीब करीब सभी छुट्टियों में बाहर जा रही थी। मेरी भी छुट्टियां समाप्त हो रही थीं। सूने घर में उसे अकेले छोड़ देना बनता था। ऐसे में बिन्नी, विनीता, मेरी ननंद मुझे देवदूत की तरह लगी। गुड़िया की बीमारी की खबर सुनकर दिल्ली से दौड़ी चली आई थी। अपनी लाडली बुई को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। बिन्नी के साथ पराग निहार भी थे। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, अब इसे सोचने के लिए खाली वक्त नहीं रहेगा। लेकिन मैंने देखा कि अनजाने ही मेरा सोच बढ़ गया था। दफ्तर में टाइप करती उंगलियां एकाएक रुक जाती। सोचती, गुड़िया ने बिन्नी के सामने सब कुछ उगलना दिया हो। कई बार छुट्टी लेकर जल्दी लौट भी आती। बिन्नी की ओर देखकर टोह लेती कि वे कितना जान गई है, पर कुछ पता न चलता। उस दिन गंगाधर के यहाँ जाने की बात चली। बिन्नी का जाना जरूरी था, पर गुड़िया भी जिद पर आ गई।
कितनी बार कहा है तुमसे, ऐसी जगह बच्चे नहीं जाया करते। तुम घर पर पराग निहार को देखना, हम लोग घंटे भर में लौट आएंगे। वह मुझे घूरती हुई दूसरे कमरे में चली गई। इन दिनों मुझे देखने का एक खास ढंग उसने अपना लिया था। कभी कभी तो उस दृष्टि से दहशत सी होने लगती थी। भाभी, तुम अभी तक उसे छोटे बच्चों की तरह झिड़क देती हो, अच्छा नहीं लगता, रास्ते में बिन्नी ने कहा। मैं हैरान हूँ, तुम एक बार भी उसे छाया से मिलाने नहीं ले गई। इस घर में और दूसरे घरों में क्या कोई फर्क ही नहीं है? कम से कम बच्चों को एक आध दिन घर ले आती अपने। क्या कहती मैं, चुप बनी रही। लौटते वक्त छाया के दोनों बच्चे भी साथ थे। बेचारे बच्चे वहाँ सहमे सहमे घूम रहे थे, यहाँ आते ही खिल गए। चारों पांचों ने मिलकर घर सिर पर उठा लिया। जब तक सो नहीं गए मस्ती करते रहे। रात में मैं रसोई धो रही थी, विन्नी और गुड़िया बिस्तर लगा रही थी। चारों शैतान ड्राइंग रूम में कहीं कालीन पर, कहीं सोफे पर लुढ़क गई। एक एक कर उन लोगों को लाकर सुलाया गया। बुई, हाँ बेटे। तरुण तृप्ति कितने छोटे हैं ना। हाँ, बेचारे इतनी सी उम्र में बाप की छाया खो बैठे। बुई, क्या ये बड़े होने पर चाचा को याद रख पाएंगे? नहीं, और एक तरह से अच्छा ही है गुड़िया, हम बड़े भूल नहीं पाते, इसी से तो दुनिया में इतने सारे दुख हैं। यही तो, इन बच्चों को देखकर तो और भी दुख होता है। इतनी सी उम्र में अनाथ हो गए बेचारे, मेरी तरह। ऐसा नहीं कहते बिटिया, सच कहती हूँ बुई, कभी कभी ऐसा सोच हो आता है। गुड़िया, मेरी आवाज़ उनकी मध्यम आवाज़ों को चीरकर बेडरूम तक पहुंची। रसोई में सिर्फ मेरे हाथ काम कर रहे थे, सारा ध्यान तो केंद्रित था बाहर की ओर। मुझे गर्व हो रहा था कि ठीक समय पर मैंने संभाषण का सूत्र तोड़ दिया है। क्या है? उसकी सूखी सी आवाज़ मन को कपा गई। फिर भी मैंने हंसने का यत्न करते हुए कहा, जरा डॉक्टर आंटी के यहाँ से दही तो ले आ, थोड़ा सा दूध बच गया है बेटी, जमा दूंगी। वे दरवाजे से हिली नहीं। मैंने कटोरी उसके आगे की। उसने लेकर शांति से वे बर्तनों के शेल्फ पर रख दी और फिर कमर पर हाथ रखकर बोली, रात को दही ना मांगने का सिद्धांत तुम्हारा क्या हुआ? अरे कभी मजबूरी में। कैसी मजबूरी? यह घर में इतना दही है, नहाओगी क्या? उसने अलमारी खोलकर डोंगा मेरे सामने कर दिया। उसके बोलने का ढंग मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने टालने के इरादे से कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, अच्छा रहने दे, जा तू। पर गैस साफ करते हुए मैंने उसकी जलती हुई आंखों को अपनी पीठ पर स्पष्ट अनुभव किया। ना चाहने पर भी आंखें उधर को उठ गईं। तुम इतनी भोली नहीं हो मम्मी, जितना बनती हो, उसने किसी खलनायिका की तरह चबा चबा कर कहा। क्या बक रही है? मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, किसी दिन तो कहने दो मुझे, तंग आ गई हूं तुम्हारी जासूसी से। तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं पाती? कोई भी आता है मेरे पास तो तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं। मेरी टीचर आए तो, मेरी सहेलियां आए तो, यहाँ तक कि बुई के साथ भी मुझे घड़ी भर चैन नहीं लेने देती हो। गिद्ध की तरह मंडराया करती हो आसपास। क्यों? सटाक। उसका आखिरी क्यों मेरे चांटे की आवाज में दब गया। मारने के बाद लगा जैसे मेरे पैरों में जान नहीं रह गई है। मैं वहीं गीले फर्श पर धम से बैठ गई। तब तक बिन्नी दौड़कर आ चुकी थी और गुड़िया उससे लिपटकर रो रही थी। रोते हुए कहती जा रही थी, मैं इनसे नफरत करती हूँ, मैं इनसे नफरत करती हूँ, हाँ हाँ नफरत करती हूँ। बिन्नी उसे सहारा देकर बिस्तर पर ले गई। घंटे भर बाद जब वह लौटी, मैं उसी तरह घुटनों में सिर डाले गुमसुम बैठी थी। भाभी, वे आते ही बरस पड़ी। यह तुम्हें क्या हो गया है? सयानी लड़की पर हाथ उठा देती हो। ऐसा व्यवहार मिल रहा है उसे, तभी तो उसे फिट्स आने लगे हैं। कहीं नाखून में रोग नहीं था पिछले साल तक। इस तरह तो तुम उसकी जिंदगी तबाह कर दोगी। मैं कल ही उसे अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसे तो वे लड़की यहाँ पागल हो जाएगी। और सचमुच वे दूसरे दिन उसे अपने साथ ले गई।
सारा प्रोग्राम तय हो गया, जैसे बिन्नी ही उसकी माँ हो। मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी गई। स्कूल ट्रिप पर भी जाती तो मुझसे लिपटकर रोने वाली विधु, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैं बाजार से उसके लिए कपड़े खरीद लाई, मिठाइयों के डिब्बे, सैंडले, बूंदे, चूड़ियाँ, ब्रॉन्च। उसने किसी भी चीज़ की तरफ झांका भी नहीं। मैं स्टेशन भी गई, आंखों में टीस उठने तक जाती हुई ट्रेन को देखती रही, पर किसी खिड़की से कोई रुमाल, कोई हाथ मेरे लिए नहीं हिला, कोई आंख मेरे लिए गीली नहीं हुई। 8-10 दिन बाद बिन्नी का क्षमा याचना वाला पत्र आया था। लिखा था, विधु के लिए वातावरण का बदलाव बहुत जरूरी था। तुम ऐसे तो उसे भेजती नहीं, इसलिए नाटक करना पड़ा। शायद वे भूल गई थी कि हर साल गर्मियों में दफ्तर से छुट्टी लेकर मैं उसे घुमा लाती थी। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा परिवेश में बदलाव भी जरूरी है। शायद मुझसे दूर रहकर वे मेरे बारे में ठीक से सोच सके। रिजल्ट आने तक मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया। परीक्षा फल बहुत ही निराशाजनक था। मुश्किल से हायर सेकंड क्लास बन रहा था। आखिरी पेपर उसने लगभग कोरा ही दे दिया था। उसकी प्रिंसिपल बहुत दुखी हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी। मैंने कॉलेज का फॉर्म भरा और उसे लेने दिल्ली पहुंची। मुझे लगा था वे मुझे देखते ही लिपट जाएगी, पर देखा उसकी आंखों का वे हिंसक भाव जरा भी सौम्य नहीं हो पाया है। बिन्नी की सास, जिठानी, पति सभी उसके नम्र और मधुर स्वभाव की प्रशंसा किए जा रहे थे। सुनकर मन गर्व से फूल भी रहा था। लग रहा था काश इसका एक शतांश ही मेरे हिस्से में आता। मौका देख रही थी कि उससे चलने के लिए बात करूं कि उसने खुद ही मुझे छत पर आ घेरा। क्यों आई हो यहाँ? उसने उसी स्वर में पूछा जो उसने सिर्फ मेरे लिए सुरक्षित कर रखा था। घर नहीं चलना है गुड़िया, मैंने जबरदस्ती स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। मैंने तुम्हारा फॉर्म भर दिया है, जीडीसी में जाओगी ना? तुम्हारी सभी सहेलियां वहीं जा रही हैं, लता, मीरा, अनुभा, आयशा, सब। मेरी कोई सहेली नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे उस जेल में वापस नहीं जाना, बस। और वे किसी शेरनी की तरह गर्वोन्नत चाल से वहां से चली गई। घोर असमंजस में पड़ी मैं देर तक छत पर टहलती रही। रात के खाने पर कुंवर जी ने ही मेरी समस्या का समाधान किया। बोले, भाभी, आपको जानकर खुशी होगी कि गुड़िया को इंद्रप्रस्थ में दाखिला मिल गया है। मेरी एक दूर की रिश्ते की भाभी वहाँ है, उन्हीं की कृपा से ये काम हुआ है। अब एमए तक आपको चिंता नहीं करनी होगी। मेरे कहने सुनने की गुंजाइश वहाँ थी ही नहीं, फिर भी उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर मन में संदेह का ज्वार उठा। बिन्नी को एक तरफ ले जाकर कहा, कहाँ का झमेला मोल ले रही है? जानती है सयानी लड़की आग की तरह होती है, इसे संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तभी तो उसने बिना पूछे यहाँ दाखिला करा लिया। तुम तो दिन भर रहती हो दफ्तर में, अकेली लड़की घर में रहेगी तो डर ही रहता है। यहाँ तो मैं हूँ, अम्मा है, भाभी जी हैं। इस दलील का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे गई थी वैसे ही लौट आई मैं। जाते समय मन में उत्साह था, लौटते हुए निराशा। उस निराशा भरी मानसिक अवस्था में घर और भी सूना लगा। शाम को डॉक्टर साहब के चीकू ने पूछा, दीदी नहीं आई आंटी? जवाब देते देते मैं एकदम रो पड़ी। उस रात डॉक्टर दंपत्ति देर तक बैठे मुझे समझाते रहे। अगले 3-4 दिनों तक भी चाय नाश्ता वहीं से आता रहा। आखिरकार मुझे ही शर्म आने लगी। सारी उदासी एक ओर फेंक कर मैं नए सिरे से अपनी दिनचर्या में जुट गई। पिछले 2-3 महीने में स्वप्नावस्था में ही मैं जी रही थी। सोते बैठते मेरा मन गुड़िया में ही लगा रहता। अब मन उतना बिखरा बिखरा नहीं रहा। एक बार मनुष्य निश्चय कर ले तो सब कुछ सहज हो जाता है। मैंने सारा संचित दुलार चीकू पर उड़ेलना प्रारंभ कर दिया। बड़ा प्यारा बच्चा था। गैलरी में खड़े होकर मेरे दफ्तर से लौटने की राह देखा करता। उसके लिए आते हुए रोज में फल, बिस्कुट, खिलौने, टॉफी कुछ ना कुछ लेकर ही आती। उसके माँ बाप बहुत नाराज होते, पर मुझसे खाली हाथ घर आया नहीं जाता। दिवाली की छुट्टियों में विधु की प्रतीक्षा थी, पर 1 महीना पहले ही बिन्नी ने लिखा
कि उसके कॉलेज की ट्रिप गोवा जा रही है। अगर मैं कह दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने कम पैसों में इतनी दूर जाने का सुयोग फिर नहीं जुटेगा। मैंने चुपचाप पैसे भेज दिए। हैरत की बात तो यह है कि इस अपेक्षा भंग पर मुझे जरा भी आश्चर्य या दुख नहीं हुआ, जैसे मुझे इस बात का पहले से ही अनुमान था। यूं दिवाली से पहले पहले सारी ट्रिपें लौट आया करती हैं, पर बिन्नी वगैरह को असमंजस से बचाने के लिए मैंने लिख दिया है कि मैं भी दिवाली भैया के यहाँ ही कर रही हूँ और अम्मा से मिलने चली गई। क्रिसमस की छुट्टियों में बिन्नी खुद उसे लेकर आई। इन 6 महीनों में वे एकदम बड़ी सी लग उठी थी। दिल्ली की पालिश उसकी बोलचाल में, रहन सहन में आ गई थी। वह निश्चय ही पहले से अधिक सुंदर हो गई थी, पर साथ ही यह लगता रहा कि यह मेरी गुड़िया नहीं है, बिन्नी की लड़की है। लगा कि बाजार से अपनी पसंद की चीज लाकर उसे पहनाने का अधिकार मेरा नहीं रहा। जाते हुए बिन्नी की तरह उसके हाथों पर मैंने भी रुपए रख दिए थे। वे 10-12 दिन रही, पर एक भी दिन हम लोग निकट नहीं आ सके। वह और मैं दोनों ही अकेले में सामने पड़ने से कतराते रहे। जाने से पहले एक दिन मैंने ही हिम्मत करके कहा था, विधु, गर्मी की छुट्टियों का क्या प्रोग्राम है? वह सिर्फ मुझे घूरती रह गई थी। क्या दिल्ली में ही बनी रहोगी? कम से कम छुट्टियों में तो बाहर जाया करो। यहाँ ना आना चाहो तो नागपुर चली जाना, मामा जी के पास। नहीं तो किसी दिन बिन्नी के घर वाले बोर हो जाएंगे। वे कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मामा जी के पास चली जाऊंगी, पर एक शर्त है, तुम नहीं जाओगी मेरे साथ। यह बात कहते कहते उसकी आंखों में वैसा ही हिंसक भाव तैर आया था। उसकी इन आंखों से मुझे डर सा लगने लगा। कई बार लगा इसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाऊं। दिल्ली में थी तो एक बार बिन्नी से दबी जबान में चर्चा भी की थी, लेकिन वह मुझ पर बरस पड़ी थी। भाभी, उसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुमसे नाराज है। इसका कारण जो भी रहा है, पर वह एकदम नॉर्मल लड़की है। ऐसी वैसी जगह उसे दिखाती फिरी तो कल को जरूर पागल हो जाएगी। किसी को भनक भी पड़ गई तो कल को शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। शायद बिन्नी ठीक ही कहती थी। इन दिनों मुझे छोड़कर शायद सभी ठीक थे, लेकिन मेरी हर बात काटी जाती। विदु का हित अहित जैसे मुझसे ज्यादा ये लोग समझते थे। मुझसे तो खैर वह नाराज थी ही, पर छुट्टियों में ना वह अपनी सहेलियों से मिली, ना स्कूल में मिलने गई, ना पड़ोसियों के निमंत्रण स्वीकार किए। उसके प्रिंसिपल को तो खैर मैंने समझा दिया कि रिजल्ट खराब होने की वजह से वे आपके सामने नहीं आ रही, पर और लोगों की राय को मैं नहीं बदल सकी कि दिल्ली आकर विधु घमंडी हो गई है। उन लोगों के जाने के बाद की बात है। रविवार की सुबह मैं डॉक्टर साहब के यहाँ बैठी हुई थी। यूं तो मेरा अधिकतर समय वहीं बीतता था, पर उस रोज डोसा इडली का प्रोग्राम था। विशेष रूप से निमंत्रित थी। बातों के दौरान डॉक्टर साहब बोले, इस बार विधु कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। नहीं तो इन दोनों घरों में उसकी वजह से काफी रौनक हुआ करती थी। मैं तो खुद हैरान हूँ, पता नहीं एकदम कैसी हो गई है। कहाँ तो सहेलियों के बिना एक पल चैन नहीं आता था उसे, और अब इतने दिनों बाद आई भी तो ना तो किसी के घर गई, ना घर आई लड़कियों से ढंग से बात ही की। चिट्ठी विट्ठी लिखना तो दूर ही रहा, बस दिन भर बुई और उसके बच्चे, यही उसकी दुनिया हो गई है। मैंने कहा, लगता है फर्स्ट क्लास खोने की बात को उसने जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, यह कोई इतनी बड़ी बात तो। भाभी, आप नहीं समझेंगी, ये किशोर मनोविज्ञान बड़ा अजीब होता है। कौन सी बात उनके लिए बड़ी हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। उसके लिए तो अपना रिजल्ट हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। शर्म तो उसे अपने आप पर आ रही है, लेकिन अपने को बचाने के लिए सारा गुस्सा दूसरों पर निकाल रही है। एकाएक ठोकर लग जाने पर हम लोग सामने वाले पर भड़क उठते हैं ना, वैसे ही। डॉक्टर साहब की बात मन को भीतर तक छू गई। मेरा व्यथित मन उनकी सांत्वना के लिए तड़प उठा। भर्राए कंठ से मैंने कहा, वे थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती तो मैं उसे समझाना चाहती थी कि यह ऐसी बड़ी बात नहीं है। वे व्यर्थ ही अपना जी जला रही है, पर क्या करूं, वह तो मुझसे भी विश्वास खो चुकी है। मुझसे ज्यादा उसे इन दिनों बिन्नी पर विश्वास है।
यह भावुकता का एक दौर है, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। सबसे ज़्यादा तो वे आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए आपके सामने सबसे ज़्यादा अपराधी महसूस करती है। यह उदासीनता तो अपनी शर्म को छिपाने का एक बहाना भर है। कितना ठीक निदान किया था उन्होंने। कारण चाहे उन्हें अज्ञात रहा हो, पर मर्ज उन्होंने ठीक पकड़ लिया था। भाभी, मैंने कहा ना, इस बात पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। मेरी विचार तंद्रा को तोड़ते हुए उन्होंने कहा। फिर पत्नी से बोले, आभा, यह तुम्हारा कर्तव्य है, इन्हें अकेला बिल्कुल मत छोड़ा करो। दिन भर पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। मैंने अनजाने ही मिसेस मित्रा की ओर देखा। वे चुपचाप सर्व करती रहीं। हमेशा की तरह पति की बातों का समर्थन उन्होंने नहीं किया। उनकी परिचित मुस्कुराहट भी चेहरे पर नहीं आई। उनके व्यवहार में एक अव्यक्त ठंडापन था, जिसे केवल नारी ही समझ सकती है। मुझे लगा कि यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे होता आ रहा है। चीकू भी अब ज़्यादा देर मेरे पास बैठ नहीं पाता। कभी दूध पीने के बहाने, कभी नहाने या पढ़ने के बहाने मम्मी उसे बुला ले जाती। डॉक्टर साहब के व्यवहार में जरूर कोई फर्क नहीं आया। अक्सर निमंत्रण की पहल वे ही करते, और शायद यही अनर्थ की जड़ थी। शर्म से भर उठी मैं। मेरे छोटे भाई की उम्र के रहे होंगे बेचारे, पर अकेली औरत तो असुरक्षित होती है। उसके संबंध में इतनी ऊंच नीच कौन देखता है। घर लौटने का ये एकमात्र आकर्षण समाप्त होने पर मैंने दफ्तर में अपने को काम से लाद लिया। आंखें दुखाती, उंगलियों के पोर पोर दर्द हो उठते, पर मैं मशीन पर बैठी रहती। इसका एक लाभ यह भी होता कि रात बिस्तर से पीठ लगते ही नींद आ जाती। एक दिन साहब ने पूछ ही लिया, क्या बात है मिसेस नरेंद्र, आजकल आपको घर भागने की जल्दी नहीं रहती? जी, बेबी इन दिनों दिल्ली में है, वहीं पढ़ रही है। घर पर अकेले बैठना होता है तो यहाँ बैठ लेती हूँ, मैंने नम्रता से कहा। दिल्ली पढ़ रही है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शहर है। देखना कुछ दिनों बाद यहाँ आना भी पसंद नहीं करेगी। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। 10 साल आपके इस घटिया शहर में रहने के बाद भी वहाँ की खुशनुमा यादें धुंधली नहीं हुई हैं। बड़ी छोटी सी बातचीत थी, पर उस अनौपचारिक बातचीत ने हम लोगों के बीच का अंतर कुछ तो घटा ही दिया था। उस दिन उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाई। इसके बाद किसी दिन गाड़ी में लिफ्ट भी दी। किसी दिन बाजार में सामना हो जाने पर कॉफ़ी हाउस में आमंत्रित भी किया। शायद वे ईमानदारी से मेरा अकेलापन बांटना चाहते थे। शायद उनकी नीयत उतनी साफ भी ना हो, पर मुझे शिकायत का कभी मौका नहीं मिला। पर दफ्तर में सबकी दृष्टि में एक मौन उपालंब उतर आया। जो आंखें पहले आदर से झुक जाती थी, अब बेबाकी से मेरा पीछा करती। जब जब कैबिन से बुलावा आता, लगता जैसे मैं घूरती हुई आंखों का गॉड ऑफ ऑनर लेती जा रही हूँ। तब समय काटने के लिए मैं लाइब्रेरी जाने लगी। सब ओर से कटकर यूं किताबों की दुनिया में खो जाना बड़ा प्यारा लगा। बड़ी कौफ्त हुई कि यह बात पहले क्यों ना सूझी। वहीं लाइब्रेरी में कोई दुर्लभ पुस्तक खोजते हुए एक दिन प्रोफेसर गुप्ता मिल गए। नरेंद्र के सहपाठी रह चुके थे, घर पर भी कभी आते रहे थे। वे मुनहार करके घर ले गए। मिसेस गुप्ता और बच्चे बड़े प्रेम से मिले। मुझे जबरदस्ती खाने के लिए रोक लिया गया। लौटी तो नए पुराने लेखकों की 10-12 पुस्तकें मेरे हाथ में थी। प्रोफेसर साहब खुद घर तक छोड़ गए थे, लेकिन ये स्नेह और आदर हर बार नहीं मिला। चौथी बार जब मैं पुस्तकें लौटाने गई तो गृह स्वामिनी बाहर भी नहीं आई, वहीं रसोई में बैठी बच्चों पर चीखती रही। अनुभव के कड़वे घूंट पीकर मैंने जान लिया कि मैं समस्त पत्नी समाज के लिए खतरे का निशान बन गई हूँ। तब मैंने पार्क का आश्रय लिया। एमए समाजशास्त्र का फॉर्म भर इतने दिनों की छूटी पढ़ाई फिर प्रारंभ कर दी। पार्क के एकांत कोने में बैठ देर तक पढ़ती रहती। विधु को दिल्ली गए 2 साल हो गए थे। इस बीच जब भी आई अपनी बुई के साथ ही आई, इसलिए उस दिन घर लौटने पर सामने एकदम बिन्नी को अकेले ही देखा तो मैं चकित रह गई। अरे कब आई? दोपहर को। तो फ़ोन क्यों नहीं कर दिया? मिसेस मित्रा बोली, तुम शायद दफ्तर में मिलोगी नहीं। मैंने ताला खोला। वह मेरे पीछे पीछे घर में आई। जरा साड़ी बदल लूँ बिन्नी,
बस 1 मिनट में खाना बनाती हूँ। भाभी, मैंने पड़ोस में खा लिया है, मिसेस मित्रा बोली। वो तुम कई बार बाहर ही खा आती हो, तुम्हारे लिए तो बना ही देती, मैंने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। परीक्षा दे रही हो क्या? उसने मेरी पुस्तकें उलटते पलटते हुए पूछा। हाँ। मिसेस मित्रा ने यह नहीं बताया क्या तुम्हें? मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो गई थी। मैंने गैस जलाकर कॉफ़ी बनाई, 1 कप उसे दिया, 1 अपने लिए भर लिया, अलमारी से ब्रेड निकाल ली और खाना शुरू कर दिया। यह क्या, आज सिर्फ ब्रेड ही? पिन्नी ने पूछा। हाँ, जिस दिन बाहर नहीं खाती घर पर इसी से पेट भर लेती हूँ। रात बिस्तर पर आते ही उसने कहा, भाभी, तुम्हें शायद मिसेस मित्रा की बात बुरी लग गई, पर तुम किसी के मुंह पर हाथ तो नहीं रख सकती ना। उनकी जगह तुम होती, तुम भी यही करती, क्योंकि कोई भी औरत इतनी दरियादिल नहीं हो सकती। मैं बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ उसे देखती रही। वे अपनी रो में कहे जा रही थी। हम लोग कोई महात्मा नहीं हैं, हाड़ मांस के मनुष्य हैं। पहाड़ से जिंदगी अकेले काटना बड़ा कठिन काम होता है। ये क्या मैं जानती नहीं, लेकिन फिर भी औचित्य की सीमा लांघना तो ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें कहना क्या है? मैंने खींचकर कहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। ये बित्ते भर की छोकरी जिसे मैंने फ्रॉक और 2 चोटी में देखा था, मुझे नीति और धर्म का पाठ पढ़ा रही थी। वह तो मैंने तब भी कहा था जब भैया की मृत्यु हुई थी। आज कोई नई बात नहीं कहूँगी मैं नहीं सोचती आज उस चर्चा की कोई ज़रूरत है, मैंने रुखाई से कहा। बिन्नी तनकर बैठ गई। ज़रूरत कैसे नहीं? आज इस चर्चा की जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। तुम्हें मालूम है कि विदु के अवचेतन में तुम्हारे कारण कैसी कैसी ग्रंथियां पड़ गई है। शायद इसीलिए वे तुमसे इतनी नफरत करती है। बीए में मनोविज्ञान लेने से कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हो जाता बिन्नी, मैंने व्यंग्य किया। यह बात मेरी है भी नहीं भाभी, यह बात दिल्ली के एक बड़े मनोविशेषज्ञ ने बतलाई है। भाभी जी विधु को लेकर वहीं गई थी। तुम्हारी जिठानी जी को मेरी बेटी में इतनी दिलचस्पी दिखाने की क्या जरूरत आ पड़ी? जरूरत तो सचमुच आ पड़ी है। दीपू गुड़िया पर जान दिए बैठा है और भाभी जी चाहती हैं कि उसे इंग्लैंड भेजने से पहले कम से कम मंगनी तो हो ही जाए। इसीलिए वे उसे डॉक्टर के पास ले जाती रही हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। प्लीज़ भाभी, मना मत करना, इतना अच्छा लड़का फिर हाथ नहीं आएगा। लेकिन वह तो अभी बहुत छोटी है, मैंने कांपते स्वर में कहा। कहाँ छोटी है, मुझसे भी 1 हाथ लंबी निकल गई है और इतनी प्यारी लगती है आजकल। दीपू उस पर मरमिटा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। भाभी जी और अम्मा जी उस पर जान छिड़कती हैं। बस उसके फिट्स के बारे में मन डावाडोल था, इसीलिए डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा है डॉक्टर ने? यही कि माँ को लेकर इसके मन में कुछ कॉम्प्लेक्स है, एक गांठ है। इसी से माँ के सामने पड़ते ही ये अपना संतुलन खो बैठती है। भाभी, तुम नहीं जानती, तुमने अनजाने में उसके साथ कितना अन्याय किया है। वह जो यहाँ से मैं उसे ले गई तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो लड़की सचमुच हाथ से निकल जाती। तुम लोगों ने गलत समझा है बिन्नी, दरअसल बात यह है। भावावेश में कहते कहते मैं एकाएक रुक गई। ये क्या कहने जा रही थी मैं? ये ठीक है कि अब इतने दिनों बाद गंगाधर वाली बात बिल्कुल बेमानी लग रही थी, लेकिन उस दिन तो वह मेरे लिए कितनी बड़ी दुर्घटना प्रतीत हुई थी। पहली बार सुनने पर बिन्नी की क्या वही प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्या उसकी कल्पना के ताने बाने घटना को अतिरंजित रूप नहीं दे देंगे? तब क्या इसी आग्रह के साथ वे गुड़िया को अपने घर की बहू बनाने पर राजी होगी? हो भी गई तो क्या वही स्नेह आदर दे सकेगी? अपनी गुड़िया के साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थी मैं। तू ठीक कह रही है बिन्नी, अकेलापन कभी कभी इतना असहनीय हो जाता है कि उचित अनुचित कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने तकिए में मुंह छिपाकर कहा। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकी थी मैं? मेरे उन उद्गारों के साथ ही बिन्नी का रोष पता नहीं कहाँ बिला गया था। एक साथ मेरी माँ, मेरी सखी, मेरी बिटिया बनकर मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। उसके स्नेहिल स्पर्श से मेरे इतने दिनों का संचित दर्द आंसू बनकर फूट पड़ा था
और मैं रोते रोते सो गई थी। उनकी शादी में मैं नहीं जा पाई थी। उसे वधू वेश में देखने का अरमान मैंने मन ही मन जब्त कर लिया था। रिश्ते के देवर कन्यादान कराए थे। तैयारी सारी बिन्नी ने ही की थी। मैंने सिर्फ रुपए भेज दिए थे। अपनी सारी संचित पूंजी मैंने लुटा दी थी। जीने का कोई अर्थ बाकी नहीं रहा था। फिर भी मैं मर नहीं सकी थी। एक आशा थी कि कल को गुड़िया माँ बनेगी, अपने ही रक्त मांस का पिंड उसकी गोद में खेलेगा। तब शायद वे जान सकेगी कि माँ के लिए छोटे छोटे भय भी कितने बड़े हो उठते हैं। उस दिन उसे मेरी याद अवश्य आएगी। तब अगर मुझे नहीं पाएगी तो उसकी हंसी में हमेशा के लिए ग्रहण लग जाएगा। उस दिन की प्रतीक्षा में मुझे जीना था और उस प्रतीक्षा को सफल बनाने के लिए मैंने मिसेस कोहली बनना स्वीकार कर लिया था। अखबारी कागज पर चलकर ये रिश्ता मेरे पास आया था, इसलिए इससे मेरा तन ही बंधा था। मन अब भी अतीत के गलियारों में भटक रहा था। सूरज की तीखी किरणों ने मुझे वर्तमान में ला पटका। कन्याकुमारी का प्रसिद्ध सूर्योदय मैं देख नहीं पाई थी। खुली आंखों से भी अंधी बनी रह गई थी मैं। भागी भागी मैं होटल की तरफ वापस आई। संकोच के साथ मैंने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर कोहली शेव कर रहे थे। कहाँ गायब हो गई थी? मैं तो पुलिस में रिपोर्ट देने जा रहा था। उन्होंने मजाक किया। सूर्य उदय देखने गई थी। कैसा लगा? कुछ खास नहीं। कल आपके साथ देखूंगी, शायद अच्छा लगे। क्या इसे मैं अपनी तारीफ मानूं? उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पर दूसरे क्षण उनका चेहरा शरारत भरी मुस्कुराहट से दमक उठा और मैंने चैन की सांस ली। सुनो, चाय आकर लौट गई है। नीचे जाकर चाय के लिए भी कह देना और कैंटीन से एक पैकेट सिगरेट का भी लेती आना। चाय के लिए कहते हुए बेहद संकोच हुआ मुझे। बेचारे मेरे लिए अब तक रुके रहे और सिगरेट लेते हुए तो मेरी ग्लानि की सीमा ही नहीं रही। 15 दिन में मैं ये जान नहीं पाई थी कि डॉक्टर कोहली कौन सी ब्रांड पीते हैं। ऊपर पहुंची तो चाय लग चुकी थी। डॉक्टर कोहली अखबार हाथ में लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सॉरी कहते हुए मैंने तत्परता से चाय बनाई और हम लोग दुनिया जहान की बातों में खो गए। मुझे मालूम था कि चाय के बाद वे फौरन सिगरेट की तलब करेंगे। मैंने फुर्ती से उनका चांदी का सिगरेट केस उठाकर पैकेट की सारी सिगरेट उसमें डाल दी और पैकेट छिपा लिया। वे अखबार में खोए हुए थे। सिगरेट केस बंद करते हुए मुझे लगा मैंने अंदर कुछ देखा है। मैंने दोबारा उसे खोला। ढक्कन के अंदर की तरफ एक तस्वीर थी। 2 गुलाब के फूल मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। उनकी आंखें झील की तरह नीली थी, शायद अपनी माँ की तरह, पर बाकी सारे नाक नक्श हूबहू अपने पिता की तरह थे। मैंने अनायासी उनकी तरफ देखा। अखबार एक ओर पड़ा था और उनकी आंखें दीवार पर लगे एक कैलेंडर पर टक गई थी। पर मैं समझ गई थी कि उन आंखों में मदुरा का मीनाक्षी मंदिर नहीं, उन आंखों में उस वक्त टेक्सास के किसी नगर की छवि है। उस नगर का एक साफ सुथरा मोहल्ला, उसी मोहल्ले में एक प्यारा सा घर, उसमें एक अप्सरा सी पत्नी, उस पत्नी की गोद में 2 फूल से बच्चे। खट, मैं चौंकी। उन्होंने केस में से एक सिगरेट निकालकर उसे बंद किया था। वे बड़े सहज भाव से उसे सुलगा रहे थे, पर इस सहजता के पीछे कितना प्रयास था मेरी पारदर्शी आंखों ने देख लिया था। एकाएक उन पर मुझे ममता हो आई। पुरुष होने का कितना बड़ा दंड भुगत रहे थे। वे मन भरकर रो भी नहीं सकते थे। एकाएक उनका सारा दुख बांट लेने की इच्छा हो आई। व्यर्थ ही उनसे अपना दर्द छिपाती फिर रही थी मैं। वे भी तो मेरी तरह निर्वासन का दंड भुगत रहे थे, मेरी तरह अपने स्नेह के साम्राज्य से निष्कासित थे। बैरा जब चाय की ट्रे उठाकर ले गया तो मैं उठकर उनकी कुर्सी की बाह पर बैठ गई। उनके बालों में धीरे से अपने होठ छुआते हुए मैंने कहा, कल गुड़िया के बारे में पूछ रहे थे ना, सुनिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।